हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट आज लास्ट क्लास है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, सांद्रता के मापन को व्यक्त करने के तरीके, है ना। हम सांद्रता के मापन की इकाइयाँ भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करने वाले। अब बच्चे, अगर आपके पास क्या है, अगर सॉलिड सॉल्यूट है, ठोस विलेय है ना, और आप क्या करना चाहते हैं, इसको घोलना चाहते हैं और विलयन बनाना चाहते हैं। हम आपको लगेगा विलयन, तो बेटा विलयन मतलब सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने शुगर को पानी में डिजोल्व कर दिया, या आपने नमक ले लिया, उसको पानी में डिजोल्व कर दिया। तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर क्या है, तो हम कहेंगे नमक का घोल है, शक्कर का घोल है ना। एक को सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। तो जब किसी ठोस को अगर मैं विलायक में घोल दूँ तो ठोस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। विलेय अपनी भौतिक अवस्था क्या कर देता है, बदल देता है, गायब ही हो जाता है। तो अब जो मिश्रण बना, उस मिश्रण को मैं कहूँगी विलयन। ठीक है, तो बच्चे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलने वाले हैं, तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि आप ठोस विलेय लो फिलहाल, है ना। इस साल जो हमें पढ़ना है, बाकी तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई गैसीय विलयन भी होता है, ठोस विलयन भी होता है, द्रव विलयन भी होता है। लेकिन फिलहाल जो मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो मोलारिटी और मोलालिटी है ना। तो हम यहाँ ऐसी बात करेंगे कि भाई हम ठोस को विलायक में घोल रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि मैं क्या कर रही हूँ, किसी ठोस को विलायक में घोल रही हूँ, है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने क्या किया, तो हमने बच्चे जब किसी ठोस विलेय को विलायक में घोलते हैं, ठीक है, विलेय समझ गए ना, जिसको घोला जा रहा है, विलायक जिसके अंदर घोला जा रहा है ना। तो हम कहेंगे ओके, आप कोई ठोस घोलना चाह रहे हैं और उसको हम सॉल्यूट नाम दे रहे हैं। तो ठोस विलेय को, जब किसी ठोस विलेय को विलायक में घोला जाता है, ठोस विलेय को विलायक में घोला जाता है, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं भाई ठीक है, आप घोलो और आप तरीके देखो कि किस तरीके से सांद्रता आप बता पा रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो मैंने आपको कहा कि भाई विलायक ले रहे हो ना, तो ऐसा करो 1 लीटर ले लो। भाई विलायक जो है वो द्रव है ना। जब किसी ठोस विलेय को विलायक, और विलायक भी कैसा चाहिए, तो हम कह रहे हैं भाई विलायक है ना, द्रव रखना, द्रव अवस्था में। ठीक है, द्रव विलायक में घोला जा रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो तुमने कहा मान लो मैं पानी ले लेता हूँ, ले लो। ऐसा करो 1 लीटर पानी ले लो, है ना। तो हम कहेंगे 1 लीटर पानी ले लो या 1 लीटर विलायक ले लो। ठीक है भाई, 1 लीटर हमने विलायक ले लिया। अब तुम क्या करो, ठोस घोल दो। मान लो तुमने कहा मैं 10 ग्राम सॉल्ट ले लेता हूँ, 10 ग्राम NaCl ले लेता हूँ। ठीक है, तो भाई 10 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में घोल दो। ठीक है, घुल जाएगा, तकलीफ क्या है, तो हम कहेंगे घुल तो जाएगा, तकलीफ भी कुछ नहीं है, सांद्रता ही तो बतानी है, तो सांद्रता बता देंगे, है ना। क्या बताओगे सांद्रता, तो तुम कहोगे सांद्रता होगी 10 ग्राम प्रति लीटर। बोलो, क्योंकि 1 लीटर में तुमने 10 ग्राम घोला, है ना, तो 10 ग्राम प्रति लीटर। तो हम कहेंगे सिंपल है, अगर मैं 10 ग्राम नमक ले रहा हूँ, 10 ग्राम यूरिया ले रहा हूँ, पानी में घोल रहा हूँ, तो सांद्रता क्या आएगी, 10 ग्राम प्रति लीटर। अब मान लो कि मैंने विलायक तो लिया, लेकिन मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर ही नहीं है ना। मैंने विलायक तो लिया, मुझे ना पानी तो लेना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ना सिलेंडर है ही नहीं कि वो 1 लीटर बता दे। मेरे पास तो वेइंग मशीन है, भार तोलने की मशीन है, वेइंग मशीन है जो वेट मापती है। वहाँ मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस पर ले लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो 1 किलो पानी ले लो, 1 लीटर मत लो। भाई आयतन तो क्या होता है, ताप के साथ चेंज हो जाता है ना, गर्मी है तो आयतन बढ़ जाता है, सर्दी है तो आयतन कम हो जाता है। तो कहोगे 1 लीटर का तो प्रॉब्लम ही है, टेम्परेचर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वेट ले लो, वेट तो बदलता नहीं है। तो ठीक है, 1 किलो पानी ले लेते हैं, है ना। अब ये मत सोचना कि पानी तो द्रव है, द्रव है तो क्या हुआ, वेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। और मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ताप बदल रही हूँ तो आयतन बदल रहा है और फिर परेशानी आ रही है, मेरा रिजल्ट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 1 किलो विलायक ले लिया और वो मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है।
कि भाई 1 किलो है तो आज भी 1 किलो है, सर्दी है तो ही 1 किलो है, गर्मी है तो भी 1 किलो है। 1 kg सॉल्वेंट मैंने ले लिया। करना मुझे अभी भी वही है, इसमें भी 10 ग्राम शुगर घोल दो या सॉल्ट घोल दो, ठीक है। और इधर भी आपने घोल दिया था, तो हमने कहा अगर मैंने यहाँ घोला था तो तुम कहोगे 10 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर नमक है, 1 लीटर में डाल रहे 10 ग्राम नमक है, 1 लीटर में डाल रहे हो तो 10 ग्राम पर लीटर। और यहाँ तुम कह रहे हो अच्छा 10 ग्राम नमक है, 1 किलो में डाल रहे हो, तो सांद्रता बताऊँ? तो बता दो भाई। तो बच्चे सांद्रता जो होगी वो क्या होगी? तो तुम कहोगे 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। 10 ग्राम नमक 1 किलो में है तो सांद्रता क्या होगी? तो हम कहेंगे 10 ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो भाई यहाँ है 10 ग्राम प्रति लीटर और वहाँ है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। अगर 1 लीटर लाए हो और मैंने 10 ग्राम घोला तो 10 ग्राम प्रति लीटर, और तुम कहीं से 1 किलो उठा के लाए हो तो मैं क्या करूँ? 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो ले दे के दिमाग लगाओ, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति किलोग्राम। तो बच्चे जब तुम ग्राम प्रति लीटर बोलते हो तब तुम्हें नहीं लगा कि मैं ग्राम पर लीटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं ग्राम मतलब वेट और प्रति लीटर मतलब आयतन, तो मैं तो वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और जब तुम ग्राम प्रति किलोग्राम की बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम वेट बाय वेट की बात कर रहे हो। जब ग्राम पर लीटर बोलते हो तो W/V 1 लीटर में कितना है, और जब 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की बात कर रहे हो तो W/W 1 किलो में कितना है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर आप ठोस विलेय को घोल रहे हो तो वो बेचारा तो W ही रहेगा, वो तो ठोस है तो वेट ही रहेगा उसका, है ना। अब उसको आप पानी में ले रहे हो तो चाहे 1 लीटर पानी लो, चाहे 1 क्या बोलते हैं किलो पानी ले लो, उससे क्या ही फर्क पड़ा, है ना। सांद्रता ही तो बतानी है, तो 10 ग्राम प्रति लीटर और 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो बच्चे में सिर्फ इस केस की बात कर रही हूँ, इस केस में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके और भी है, W/W भी है, W/V भी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी है ना। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल मेन चीज जो बता रही हूँ, जब आप ठोस विलेय को क्या करना चाह रहे हैं, द्रव विलायक में घोल रहे हैं, तो हम कहेंगे सांद्रता को मापने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, और दूसरा तो हम कहेंगे वेट बाय वेट यूनिट। तो भाई वेट बाय वॉल्यूम यानी भार आयतन इकाई, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है भार आयतन इकाई, और वेट बाय वेट यानी तो मैं कहूँगी भार इकाई। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, वेट बाय वेट यूनिट। क्या किसी बच्चे को यहाँ डाउट है? ये है W बाय वॉल्यूम, W/V, और ये क्या है? तो ये है W/W। ठीक है, अब बच्चे W/V जो भी घोलना है वो 1 लीटर में घोलना है, और W/W जो भी घोलना है वो 1 किलो में घोलना है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भाई 1 लीटर में क्या घोल सकते हैं, है ना। तो 1 लीटर में घोलने के लिए तुम्हारे पास 3 केस है भाई। कौन से? तो देखो, अगर 1 लीटर में मोल्स घोलते हो तो मोलरता बोलोगे, है ना। 1 लीटर में मोल घोलते हो तो मोलरता बोल देना। ग्राम तुल्यांकी भार घोलते हो तो नॉर्मलता बोल देना, और ग्राम सूत्र भार घोलते हो तो फॉर्मलता बोल देना। ठीक है भाई, मोल प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर और ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। अब 1 किलो में घोलने की बात करो तो मैं ठीक है भाई, जो भी घोलेंगे 1 किलो में घोलेंगे। यहाँ W/W ऊपर भी भार रखेंगे, नीचे भी भार रखेंगे, और हम रेशियो बता देंगे। तो बच्चे W/W तो तुम परसेंटेज भी निकाल सकते हो। W/W ऊपर विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100, तो भार प्रतिशत है। और 1 किलो में अगर तुम मोल घोलोगे तो वो तो मोललता है ना। मोलरता क्या थी? कैपिटल M। ठीक है, मोलरता क्या है? तो वो कैपिटल M है ना। ये नॉर्मलता कैपिटल N है, फॉर्मेलिटी कैपिटल F है। एक है मोललता। तो बच्चे मोललता मतलब 1 किलो में कितने मोल घोल रहे हो, 1 किलो में घुले हुए मोलों की संख्या, मोललता। ठीक है, और भार प्रतिशत, ऊपर भी वेट रखना है नीचे भी वेट रखना है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई मास परसेंट, भार प्रतिशत।
और ये कहता है मूल भिन्न, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी विलेयता, स्पेशली गैस की सॉल्युबिलिटी तो हम मोल फ्रैक्शन से ही बताते हैं। तो मूल भिन्न मतलब एक के मोल अपॉन सबके मोल। कोई पूछ ले मोल भिन्न क्या है, तो एक के मोल अपॉन सबके मोल, ठीक है। और एक के मोल सबके मोल, जिसके मोल भिन्न पूछे उसके मोल ऊपर रख देना, सबके मोल नीचे रख देना, टेंशन खत्म, ठीक है। या मेरे मोल अपॉन सबके मोल, तेरे मोल अपॉन सबके मोल, एक के मोल अपॉन सबके मोल, सिंपल सी चीज़ है। तो हम कहेंगे ठीक है मूल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, ओके। तो ये हो गया मोल भिन्न, है ना। मोलालिटी स्मॉल है, भार प्रतिशत तो W/W % से शो कर दो, और मोल भिन्न कैसे भी लिख दो, जाई लिख दो, एक्स लिख दो, चलेगा, ठीक है। तो अब देखो सांद्रता को मापने के दो तरीके। आपने कहा भाई फ्लास्क में 1 लीटर विलायक लाऊं कि 1 किलो लाऊं, तो मैंने कहा अगर 1 लीटर लाए हो तो जो भी घोलूंगी वो 1 लीटर में घोलूंगी, तो मोल्स घोल दिए, ग्राम तुल्यांकी भार घोल दिया, ग्राम सूत्र भार घोल दिया, तो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। और 1 किलो लाए हो तो जो भी घोलना है वो 1 किलो में घोलना है ना, ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा। तो 1 किलो में अगर मोल घोलते हो तो मोललता, परसेंटेज निकालना चाहते हो तो मास परसेंट, और मोल भिन्न मोल्स निकाल दो, है ना। एक घटक के मोल अपॉन सारे घटकों के मोल, वो मोल भिन्न। अब देखो इस साल क्या पढ़ना है, तो बच्चे इस साल जो तुम्हें डिस्कस करना है, एक तो तुम्हें मोलरता पढ़ना है, ये इस साल आपका डिटेल में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। फिर मोललता पढ़ना है, ये भी बनेगा। मास परसेंट इस पे भी क्वेश्चन है, और मोल भिन्न इस पे भी है, ठीक है। अब मोल, नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी, ये आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी। नॉर्मैलिटी हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ा दूंगी, है ना। और फॉर्मेलिटी क्लास 12 सॉल्यूशन, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको इन दोनों के बारे में जानकारी चाहिए तो कक्षा 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें विलियन चैप्टर है, शुरू के 2 लेक्चर तुम अभी भी देख सकते हो। तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा क्लास 12 का विलियन 2.2 लेक्चर तो मुझे आते हैं, और एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जरूरी नहीं 12 की एनसीईआरटी करने के लिए 12th में जाना है, नहीं, 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप कम से कम 20 से 30% एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं बिना चैप्टर पढ़े हुए, ठीक है। तो ट्राई करना, किसी दिन ये हो जाए तो वो ट्राई करना, है ना। अब देखो हम मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो हम कहेंगे चलो ले देखिए हमें मोलरता की बात करनी है। तो बच्चे मोलरता यानी मोलारिटी क्या होता है, मोलरता, तो हम कहेंगे देखो मोलरता जो है, पहले तो हम इसे कैपिटल M से दर्शाएंगे, है ना। मोलरिटी जो है वो मोल पर लीटर होता है। भाई मात्रक क्या है, तो मात्रक तो मोल पर लीटर है, यहाँ कैपिटल M, ठीक है। पर होता क्या है, तो बोल रहे होता क्या है, मोलरता मोल पर लीटर होती है। अरे तो होती क्या है, अरे तो 1 लीटर में घुले हुए मोल, खुद ही तो बोले जा रहे हो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो मतलब मोल्स पर लीटर, प्रति लीटर मोलों की संख्या। तो प्रति लीटर क्या है, तो विलियन है, ऑब्वियसली 1 लीटर लेके क्या घूम रहे हो, विलियन, है ना। और मोल किसके, तो जिसको घोल रहे हो, और जिसको घोल रहे हो उसको तो विलेय बोलते हो। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे भाई, मोलरता बोलेंगे, क्या ही तकलीफ है, ठीक है। तो आपको बताना है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ठीक है भाई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बोलो कोई तकलीफ है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है भाई, मोलरता कहते हैं। चलो मान लेते हैं मोलरता। मात्रक तो मैंने आपको पहले ही दे दिया, मोल प्रति लीटर या कैपिटल M, ठीक है। अब फॉर्मूला ही बना दो, तो हम कहते रहे मोल पर लीटर, तो बच्चे मोल पर लीटर मतलब, तो हम कहेंगे विलेय के मोल, है ना। मोलरता में विलेय के मोलों पर रख दो, और विलियन का आयतन भाई प्रति लीटर, तो विलियन का आयतन नीचे रख दो, तो विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, और आयतन जो है वो आप लीटर में रख दो, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला सेट हो गया मोलरता का, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन,
ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि मोल क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल तो भार बटे अणुभार होता है। तो आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं भाई, मोलरता इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी विलेय का भार, है ना। नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, चलो ठीक है। देखो मोल प्रति लीटर है ना बच्चे, तो मोल प्रति लीटर मतलब क्या, तो मैं कहूँगी मोल का फॉर्मूला, तो मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, भार ग्राम्स में होना चाहिए। विलेय के मोल कह रहे हो तो विलेय का भार ऊपर रख दो, है ना। विलेय के मोल कह रहे हो तो विलेय का भार ऊपर रख दो, किस में, तो हम कहेंगे ग्राम्स में, ठीक है। अपॉन, तो हम कहेंगे विलेय का अणुभार, ठीक है। तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मोल ही तो है, भार बटे अणुभार क्या होता है, भार अपॉन अणुभार क्या होता है, मोल ही तो होता है, ठीक है। इनटू, तो हम कहेंगे 1 अपॉन विलियन का आयतन, है ना। विलियन का आयतन और लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आयतन लीटर में नहीं है, मिली लीटर में है, तो भाई लीटर में होना चाहिए, मिली लीटर में तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1000 से डिवाइड करोगे तो घूम के ऊपर आ जाएगा, तो बस ये भी कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला और तैयार है तुम्हारा, है ना। मोल पर लीटर बोल दो, मोल किसके, तो विलेय के, आयतन किसका, तो विलियन का, या फिर ऐसे बोल दो भार अपॉन अणुभार इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम मिलीलीटर में रख लेना भाई, क्या ही तकलीफ है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है शॉर्टकट, अगर आपको भार प्रतिशत बताओ और घनत्व बताओ, मान लो कोई क्वेश्चन दे दे और तुम्हें कहे कि भाई विलियन का घनत्व, है ना, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यदि विलियन का घनत्व डी ग्राम प्रति ml है, ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml है, तथा भार प्रतिशत x है, भार प्रतिशत जो है वो x है, x%, ठीक है, भार प्रतिशत x है, तो मोलरता, मोलरता फाइंड करनी है, तो देखो शॉर्टकट चल ज़्यादा इजी रहेगा, तो मोलरता का सूत्र होगा, अगर आपको डेंसिटी पता है, मास परसेंट पता है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला चाहिए ना, तो बच्चे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं कहूँगी मोलरता का फॉर्मूला बनेगा x इंटू डी इंटू 10, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन, तो अपॉन है विलेय का अणुभार, ठीक है। ये कैसे आया ये भी मैंने सिखा रखा है उसी लेक्चर में, है ना। विलियन में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन फिलहाल आप 11th क्लास में तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, बस आपका काम बन जाएगा। आपको आंसर निकालना है, आपको थोड़ा पड़ेगा फॉर्मूला लाए कहाँ से हो, है ना। बस x इंटू डी इंटू 10 अपॉन विलेय का अणुभार, सीधा फॉर्मूला याद रखो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाद में बताऊंगी कि कहाँ से आया, है ना। और तुम खुद दिमाग लगा देना, भार प्रतिशत मतलब पूरा विलियन तो 100 ग्राम है, तो जब पूरा ही विलियन 100 ग्राम है तो घनत्व क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, तो आप कह तो रहे हो कि पूरा विलियन 100 ग्राम है, तो विलियन का द्रव्यमान तो 100 ग्राम है, ठीक है ना। और आयतन, तो आयतन तो मुझे बताना है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा आयतन 100/d हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान विलियन का रखना है, घनत्व विलियन का दिया हुआ है, आयतन विलियन का बताना है, तो मैं कहूँगी आयतन इधर ले जाओ, घनत्व इधर ले जाओ, ठीक है। तो 100 तो ऊपर ही रहेगा, द्रव्यमान प्रतिशत है ना, परसेंटेज, तो कुल प्रतिशत तो 100 है, तो विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम, डेंसिटी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 100 आ जाएगा, डेंसिटी घूम के ऊपर आ जाएगी, 100 और क्या हो जाएगा, 1000 कट जाएगा, ऊपर तो 10 ही बचेगा और डेंसिटी बचेगी, तो 10 और डेंसिटी तो आएगी। और भार प्रतिशत x है ना, x प्रतिशत मतलब विलेय का भार x और विलियन का भार 100 ग्राम, तो विलेय के भार में x रख लेना, है ना। तो भी पहुंचोगे तो यहीं पे ना, तो सीधा याद कर लेना, ये फॉर्मूला है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमारे छोटे मोटे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH है, 100 ml विलियन में उपस्थित है, मोलरता ज्ञात करो।
क्या ही है, सिंपल सा सवाल है ना। देखो NaOH कितना है, 4 ग्राम है, तो हम कहेंगे देखो विलेय का भार, 4 ग्राम NaOH को घोला है तो विलेय का भार, तो हम कहेंगे तो 4 ग्राम दे रखा है भाई, ठीक है, 4 ग्राम्स। नाउ विलेय यानी कि NaOH का अणुभार, तो हम कहेंगे विलेय यानी NaOH का अणुभार, ठीक है। तो बेटा Na का भार तो 23 है, ऑक्सीजन का भार 16 है, हाइड्रोजन का भार 1 है, टोटल कितना हो गया 40 ग्राम प्रति मोल, 1 मोल की बात करो तो, ठीक है। और आयतन, तो आयतन भी तो दे रखा है, विलियन का आयतन, तो हम कहेंगे विलियन का आयतन 100 ml। देखो क्वेश्चन में तो दिया है विलियन का आयतन कितना है, तो हम कहेंगे 100 ml। अब मुझे तुम्हें फॉर्मूला बताने की जरूरत है क्या? अच्छा ये Na का दिया हुआ होगा आपको, नहीं तो ये बड़े हो गए भाई, एक चैप्टर पढ़ लिया अब आपने, है ना, आप तो साइंस के बच्चे हो, तो याद करो 23, 16 और 1 सीधा, ठीक है। अब मोलरता का फॉर्मूला ही तो लगाना है, सिंपल सी बात है। तो बच्चे मोलरता, विलेय का भार 4 ग्राम, विलेय का अणु भार 40 इंटू 1000 अपॉन आयतन कितना था 100। लो अब क्या ही है, सॉल्व कर लो, समझ में तो आ गया ना। विलेय का भार 4 ग्राम, अणुभार 40 इंटू 1000 बटे विलियन का आयतन 100 ml। 1000 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ml था तो पर 1000। तो मैं कहूँगी यार ये 1, 2 और 3 जीरो तो गए, 4 4 तो वैसे ही गए, तो मोलरता जो है वो हो गई 1 मोल प्रति लीटर, है ना। और आपको मात्रक नहीं लिखना तो आप 1 m लिख दो भाई, 4 ग्राम NaOH 100 ml में, है ना, मतलब 1 मोल पर लीटर की बात चल रही है। बोलो सिंपल है, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट भी सिंपल है, 4.9 ग्राम H2SO4 है, विलियन का आयतन मुझे 500 ml लग रहा है, मतलब दिया हुआ है, और मोलरता ज्ञात कर लो। तो तुम कहोगे ठीक है 4.9 ग्राम H2SO4 मतलब विलेय का भार, तो वही विलेय का भार है 4.9 ग्राम्स, ठीक है, विलेय का भार हो गया 4.9 ग्राम्स, है ना। अब H2SO4 का अणु भार, ठीक है, H2SO4 विलेय है तो H2SO4 का अणु भार, तो बच्चे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2 मान लेते हैं, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का तो 32, ऑक्सीजन का तो 16 मल्टीप्लाई विद 4, तो हम कहेंगे 98। तो भार आ गया, अणु भार आ गया। नाउ वॉल्यूम, विलियन का आयतन, ठीक है भाई, विलियन का आयतन, तो बच्चे विलियन का जो आयतन है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 500 ml, तो 500 ml रख लो, विलियन का आयतन 500 ml। बस अब क्या करना है, मोलरता ही तो निकालनी, तो मोलरता फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार 4.9, विलेय का अणु भार 98, है ना, सिंपल सिंपल बात है, देखो कहीं कुछ है ही नहीं, इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन, तो बच्चे आयतन कितना है 500 ml, तो लो 500 ml, ठीक है, पॉइंट उड़ा दो तो 1 जीरो और आ जाएगा। अब तो कर ही लेंगे बच्चे, क्या ही तकलीफ है, देखो, है ना। तो हम कहेंगे चलो 3 0 तो वैसे ही गए, 49 2 98, तो बच्चे हमारे पास मोलरता आ गई 1/10 यानी 0.1 और m, चाहे तो तुम मोल पर लीटर लिख दो, चाहे तो तुम 0.1 m लिख दो, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर जो है वो m/10 है। मान लो 4 ऑप्शन हो तो तुम्हें लगे मेरे तो 0.1 आ रहा है ही नहीं, तो बटा m/10, m/10 क्या 1/10 कितना होता है 0.1, और कैपिटल M तो मात्रक है ना, तो अगर वो कह रहा है m/10 विलियन, m/10 विलियन, मतलब वो यही कह रहा है 0.1 मोल प्रति लीटर, उसमें आपको इतना सोचना नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ रहा है। देखो इससे सरल तो क्या ही हो सकता है, सिंपल है। और देखते हैं फिर तो कुछ क्वेश्चन मिल जाए, मोलरता तो हो ही गया, अब भार प्रतिशत दे रहा है अगला क्वेश्चन, तो पहले हम भार प्रतिशत पढ़ लेते हैं। देखो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं भार प्रतिशत, भार प्रतिशत
और इसको हम बोलेंगे मास परसेंट, ठीक है, भार प्रतिशत, या फिर हम बोल रहे हैं मास परसेंट। तो भाई प्रतिशत मतलब टोटल कितना, तो टोटल 100 ग्राम, और परसेंटेज मतलब 100 ग्राम में मेरा हिस्सा बता दो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे भार प्रतिशत होता क्या है, तो तुम कहते ना भाई 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है ना, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम्स में, ठीक है। यहाँ आप लिख दो विलेय की ग्राम्स में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ठीक है, और विलेय जो है उसकी ग्रामों में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है, ठीक है भाई। तकलीफ ही क्या है, मास परसेंट, भार प्रतिशत, बोलो, है ना। परसेंटेज में निकालो, 100 ग्राम में बता दो, तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, मतलब डेफिनेशन लिख दिया। अब फॉर्मूला ही बता दो, तो बेटा भार प्रतिशत, तो आप क्या करना, हर बार भार प्रतिशत होता है W/W, ठीक है। एक बार सीख जाओ, फिर आपको बार बार थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार बताना चाहिए W/W, मतलब ऊपर भी W रखना है, डिनोमिनेटर में भी W, न्यूमरेटर में भी W, परसेंटेज, है ना। तो आपको क्या करना है, W/W, तो आप ऊपर W रखेंगे तो विलेय का भार, है ना, विलेय का भार किसमें, तो हम कहेंगे ग्राम्स में, अपॉन, तो नीचे भी W, मैम क्यों लिख रही हूँ भाई, मुझे W/W लिखना था, W/W परसेंट, तो ऊपर W छोटा लिख दो, विलेय का भार, ऊपर कैपिटल W है, नीचे कैपिटल W है, तो कैपिटल W मतलब विलियन लिख दो टोटल, तो विलियन का भार। अगर ऊपर ग्राम्स में रखा है तो नीचे भी तो ग्राम्स में रखोगे कि नहीं, ग्राम तो ग्राम ही आएगा, तो यानी ऊपर ग्राम आ रहा है, नीचे आयतन आ रहा है, आप W/W बोल रहे हो तो ऊपर भी वेट आना चाहिए, नीचे भी वेट आना चाहिए, और परसेंट तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस, कोई दिक्कत है। अब विलियन क्या होता है, तो विलेय प्लस विलायक मिलके तो विलियन ही बनाएंगे, जिसको घोल रहे हैं वो विलेय, शुगर क्या है विलेय, पानी क्या है विलायक, और मिलके क्या बना विलियन, है ना। तो जो गायब हो जाता है, जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, वो विलेय, मतलब, तो भाई शुगर डाली तो गायब हो गई ना, नमक डाला तो गायब हो गया, यूरिया डाला तो गायब हो गया, तो जो चीज़ गायब हो गई, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वो विलेय। अब पानी में डालोगे तो पानी का गायब होगा, तो जिसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलती है, जो विलियन की अवस्था के समान होती है, वो विलायक, है ना, और टोटल सॉल्यूशन है विलियन है, ठीक है। अब देखो इस पे एनसीईआरटी का कोई सवाल है, तो आपके पास है, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलियन बना दिया, अब A का भार प्रतिशत बताओ। तो देखो 2 ग्राम पदार्थ को 18 ग्राम जल में मिलाया तो विलियन का भार, तो हम कहेंगे विलियन का भार निकालते भी, विलियन का भार, तो विलियन का भार मतलब आपने जो चीज़ें मिलाई वो बता दो, तो आप कहोगे 2 ग्राम तो हमने A को मिलाया है और 18 ग्राम हमने पानी को मिलाया है, टोटल जो है वो हमारा 20 ग्राम्स बन रहा है, तो जो विलियन है वो 20 ग्राम है। अब ले देखिए हमें क्या करना है, हमें A का भार प्रतिशत बताना है, ठीक है, तो A का भार प्रतिशत, तो बच्चे परसेंटेज तो मेरे हिसाब से छठी क्लास से सीख रहे हैं, परसेंटेज ही तो बताना है, उसमें क्या है, A का भार प्रतिशत, तो A का भार ऊपर रख दो, कुल भार नीचे रख दो, इंटू 100, इसमें क्या है, तो हम कहेंगे अच्छा A का भार प्रतिशत मतलब भार में परसेंटेज बताना है, तो A का भार ऊपर रख दो, अब ऊपर ग्राम्स ला रहे हो तो नीचे भी ग्राम्स लाना, तो A का भार अपॉन विलियन का भार, है ना, दोनों में ग्राम्स आएगा, तो हम कहेंगे न्यूमरेटर में भी ग्राम्स है, डिनोमिनेटर में भी ग्राम्स है, तो ग्राम्स, ये भी ग्राम्स इंटू 100, ठीक है। अब A का भार कितना है 2, टोटल भार कितना है 20, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, कर लो, तो 20 में 2 ही है, तो फिर 10% होना चाहिए, देखो है ना, 20 में 2 है ना, तो फिर कितना है, तो हम कहेंगे 10% है, तो आंसर आ जाएगा 10%, 2/20 इंटू 100, सॉल्व कर लो उसको, सिंपल है। तो भार प्रतिशत में तो क्या ही करना था, कुछ है नहीं खास, ठीक है।
अब मोललता, तो भाई मोललता का क्वेश्चन करने से पहले मोललता तो पढ़नी पड़ेगी। नाउ मोलेलिटी, मोललता से आप क्या समझते हैं? मोललता, और इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं मोलेलिटी। ठीक है भाई, मोलेलिटी, मोललता से क्या समझते हैं? तो देखो, अगर 1 लीटर विलियन में मोल्स घोलते हैं, अगर मेरे पास 1 लीटर विलियन है और उसमें विलय के जितने मोल घोलूंगी वो मोलरता है। लेकिन अगर 1 किलो विलायक है और जितने मोल्स घोलूंगी तो वो मोललता है। ठीक है, तो आपको बताना है मोलेलिटी, मोललता 1 किलो विलायक में उपस्थित है ना भाई, वो हर आयतन इकाई थी W/V, उस टाइम जो भी घोलते थे वो 1 लीटर में घोलते थे, यहाँ 1 किलो, तो 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब जो बहुत बड़ा परेशान आपको करता है वो डेटा क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन में आपको क्या लगा कि ये चीज़ मुझे तंग कर रही है? 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोलालिटी, मोललता कहते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है भाई, जो भी घोलने हैं मोल्स वो 1 किलो में। अब आपको लगा पीछे तो आपने लिखा था 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोल, है ना? जब मैंने तुम्हें मोलरता की डेफिनेशन दी थी, मोलारिटी, तब तो तुमने कहा था कि मैडम आपने 1 लीटर लिख दिया था, विलियन। 1 लीटर तो हमें समझ में आता है, इस बार आप 1 किलो में घोल रहे हो, पहले आप 1 लीटर में घोल रहे थे। लेकिन आपने यहाँ विलियन लिखा और यहाँ पे विलायक, क्योंकि अब मैं जो फॉर्मूला है उसमें बार बार विलायक लिखूंगी, विलियन लिखते ही गलत हो जाएगा। मतलब तो मैं तुम्हें इतनी बात कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं मोलालिटी लिखूंगी ना तो मैं ऐसे लिखूंगी, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी होना चाहिए किलो में। तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और विलायक जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या कहना चाह रहे हो? विलायक क्यों लिख रहे हो? पहले तो विलियन लिख दिया, अब आप हमें कन्फ्यूज कर रहे हो। हर बार विलियन ही लिखते हो, नॉर्मलता भी पढ़ाऊंगी, फॉर्मलता भी पढ़ाऊंगी, तो मैं विलियन ही होगा, तो फिर यहाँ विलायक, तो यहाँ विलायक जरूरी है। देखो, 1 गिलास पानी ले लो, ठीक है, मार्क कर दो, 1 गिलास पानी ले लो और मार्क कर दो कि भाई मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैं यहाँ तक मार्क कर दिया, यहाँ तक पानी। ठीक है, मार्क कर दिया, मतलब आयतन, इस पानी का लेवल इतना है। अब क्या करो, शुगर घोल दो, शुगर घोल दो, ग्लूकोज घोल दो, यूरिया घोल दो, जो घोलना है इसके अंदर घोल दो। ठीक है, अब ये मार्क का लेवल देखो, आपने जब मार्क किया है ना, इसका लेवल देखो, क्या लेवल अप होगा? करके देख लो, मेरी बात पे क्यों सुन रहे हो, कर लेना, है ना। 1 गिलास पानी भर दो, लेवल कर दो भी, हाँ मम्मी की नेल पेंट ले और मार्क कर दो। मेरे घर बच्चे वैसे करते हैं ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, मेरी नेल पेंट उठा के काम करते हैं, फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो कर दो। तो तुमने एक फिक्स मार्क कर दिया ना, ओके। अब उसमें शुगर डाल दो, मार्क अप नहीं होगा, चेक कर लेना, है ना। जहाँ लेवल है ना वही लेवल है, मार्क अप होगा ही नहीं। मतलब तो भाई अगर ये 1 लीटर था, 100 ml था, 200 ml था, आयतन जो भी था वो आयतन फिक्स है ना, वो आयतन नहीं बदलेगा। लेकिन वेट, वजन, तो वजन तो बदलेगा, बदल जाएगा। तुम ऐसा करो, 1 लीटर पानी की बोतल पी लो, पहले अपना वजन चेक कर लेना और बाद में अपना वजन चेक कर लेना, 1 किलो का फर्क आ जाएगा पानी पीने से। तो वेट तो चेंज होता है ना, लेकिन वॉल्यूम, पानी पी लिया तो बॉडी तो ना फूल जाएगी, होगी जो ही रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मार्क जो अपने साइन बनाया था ना, इतना पानी है, अब शुगर डालो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, जितनी घुल सकते हो उतनी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले उसको चाशनी बना दो, सिरप बना दो, शुगर सिरप, उतनी बनेगी जितना पानी था, समझे मेरी बात। लेकिन वेट, तो वेट तो चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे शुगर ऐड करोगे वजन बदलता जाएगा। तो जब मैंने लिखा था 1 लीटर विलायक, 1 लीटर पानी ले लो, कुछ घोल दो, विलियन बन गया, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लीटर का लीटर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन मैंने कहा 1 किलो पानी ले लो, कुछ घोल दो, तो भाई अब वो 1 किलो नहीं है, अब वजन बदल गया, वेट तो चेंज होता है। तो वेट चेंज होता है तो मुझे तो 1 किलो पानी लेना था, विलायक लेना था, विलियन लेंगी तो गलत हो जाएगा ना। मैंने तो 1 किलो पानी में इतने मोल घोले, अब आपने कहा कि नहीं विलियन लिख देता हूँ, तो वेट चेंज हो गया ना। 1 किलो बाद में थोड़ा, 1 किलो तो पहले था, आपने जो मिला है उसके हिसाब से तो बात चेंज हो गई। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना वॉल्यूम फिक्स रहता है। जब कोई ठोस विलेय घोलते हैं ना तो 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, लेकिन बाहर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला लिख दो मोल्स वाला। तो हम कहेंगे मोल्स का फॉर्मूला तो भार बटे अणुभार था, तो मोललता लिखना है ना, तो हम कहेंगे मोललता हो गया विलेय का भार, मोललता हो गया विलेय का भार, किस में? तो मैं कहूँगी ग्राम्स में, अपॉन, तो भाई अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का भार ग्राम्स में अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, इनटू, तो मैं कहूँगी 1 अपॉन विलायक का भार। विलियन लिखते ही गलत हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, विलायक की जगह विलियन लिख देते हैं। तो देखो बेस क्लियर नहीं तो फिर सारी बातें बिगड़ जाती है। जेई एडवांस भी पढ़ोगे, बेसिक पता ही नहीं, विलियन ही चल रहा है तो कर लो, फिर तो एडवांस की तैयारी कर लो। तैयारी तो कोई भी कर सकता है, दिक्कत ही क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो समझ में आया विलायक क्यों लिख रही हूँ, विलियन क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वजन की बात कर रहा हूँ, वजन तो बदल जाता है ना। तो हम कहेंगे विलायक का भार, और अगर मान लो ग्राम्स दिया हुआ है तो मुझे तो 1 किलो विलायक चाहिए था, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देना तो 1000 ऊपर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, भार बटा अणुभार इंटू 1000। मोलरता पढ़ते हैं तो वॉल्यूम, विलियन का आयतन, लेकिन मोललता पढ़ते हैं स्मॉल m तो फिर विलायक का भार। ठीक है, मोलरता तो बच्चे कैपिटल M मोल पर लीटर था ना, मोलरता क्या होती है, तो हम कहेंगे मोल प्रति लीटर, लेकिन मोललता तो तुम्हें कहना है मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी। और वहाँ कैपिटल M लिख दो, मात्रक भूल जाते हो, यहाँ स्मॉल m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 लीटर में मोलों की संख्या है, ये 1 किलो में मोलों की संख्या है, फर्क तो है ना, सिंपल है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, 3m NaCl का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, इस विलियन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, अब तुम्हें इसने मोलारिटी दे रखी है और मोलालिटी पूछा है, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही कर लो। देखो 3m NaCl का मतलब क्या है, 3m NaCl अर्थात, बोलो भाई 3m NaCl, तो 3 कैपिटल M मोल पर लीटर, 3m कैपिटल M ना, तो मोल पर लीटर, तो मैं कहूँगी अर्थात 3 मोल प्रति लीटर। तो 3 मोल किसके, तो विलेय, मोलरता क्या पढ़ा था, विलेय का, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो 3 मोल किसके, तो मैं कहूँगी भाई विलेय के, इसमें क्या सोचना है, तो विलेय के मोल, तो विलेय के मोल तो 3 है भाई, सोचना ही नहीं है मुझे। 3m का मतलब 3 मोल पर लीटर, और 3 मोल किसके, तो विलेय के, तो विलेय के मोल तो हम कहेंगे 3 मोल, और प्रति लीटर मतलब विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन हो गया, हाँ विलियन का आयतन। तो बच्चे विलियन का आयतन तो वो है 1 लीटर, 1 लीटर, और 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर, ये तो 3 मोल प्रति लीटर से मैंने माप लिया, है ना। अब देखो विलेय के मोल दिए हुए हैं, तो मोल का फॉर्मूला एक और याद है, तो हम कहेंगे हाँ मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। मोल क्या होता है, विलेय का भार ग्राम्स में अपॉन अणुभार। ठीक है, तो तुम्हारे पास विलेय कौन है, तुमने नमक दे रखा है ना, NaCl, मोल कितने हैं, तो देखो 3, शुरू से चल रहा है, विलेय के मोल कितने हैं, 3, भार तो वो मुझे नहीं पता, मोल बताया मुझे। तो अणुभार, तो बच्चे Na का अणुभार 23, Cl का अणुभार 35.5, Na का अणुभार 23, Cl का अणुभार 35.5, तो मैं कहूँगी अच्छा विलेय का भार ही बता दो,
तो बिल्कुल किसने मना किया, अभी बता देंगे भाई, विलेय का भार है ना। तो मैं कहूँगी मोल होता है भार बटे अणुभार, मोल 3 लाए हो, भार निकालना है, अणुभार से मल्टीप्लाई कर लो। अणुभार कितना है, तो 23 और 35.5 58.5, तो 3 इंटू 58.5, तो 50 का 3 गुना 150 और 8 का 3 गुना 24 और फिर 1.5 मतलब 25.5 और 150 175.5। कर लेना भाई, मैथ्स ठीक ही है तुम्हारी। 175.5 है क्या, इतना ही आना चाहिए 175.5। तो ये तो विलेय का भार आ गया इतने ग्राम्स। लेकिन मैं जब मोललता फाइंड करती हूँ तो मुझे तो विलायक का भार चाहिए, पानी कितना लिया है, पानी कितना लिया है ना। तो तुमको यार पानी कितना लिया वो तो पता नहीं है ना, लेकिन ये पता है कि नमक तो इतना लिया है, पानी कितना लिया है, तो घनत्व भी तो है तुम्हारे पास 1.25 ग्राम पर ml, उसको भी काम में लो। ठीक है भाई ले लेंगे, डांट क्यों रहे हो, भी ले लेते हैं है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व किसका दिया है, विलयन का, द्रव्यमान किसका आएगा, विलयन का, आयतन किसका रखना है, विलयन का। भाई तीनों चीजें एक ही तो चीज की होंगी ना, तो हम कहेंगे घनत्व 1.25 है, ठीक है। विलयन का भार, द्रव्यमान मतलब विलयन का भार तो बता रहे हैं भैया, हमें वो तो फाइंड करना है। विलयन का भार, विलयन का भार वो हम बता देंगे। आयतन कितना है, तो बच्चे आयतन तो 1000 ml, 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। ml क्यों लिख रही हूँ, तो घनत्व भी तो ग्राम पर ml में लिख के आए हो, ठीक है। और विलयन का भार ग्राम्स में आ जाएगा, तो मैं कहूँगी अच्छा विलयन का भार, ये तो आ गया मेरे पास। विलयन का भार कितना है, तो बच्चे 1.25 इंटू 1000। विलयन का भार कितना है, 1.25 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा, 1250 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर तुम नमक बोल देते हो, घनत्व तुम्हारे पास है 1250 ग्राम विलयन है, और नमक का भार भी है मेरे पास 175.5, तो बच्चे तुम्हारे पास विलयन का भार भी है, विलेय का भार भी है, तो विलायक का भार निकाल दो। क्योंकि मोललता तो मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार होती, विलायक का भार क्वेश्चन दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके विलयन है, विलेय है, तो कर ही लेंगे यार, क्या ही तकलीफ है। तो हम कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है, विलेय प्लस विलायक मिला के विलयन होता है, इतनी बात तो हमें पता है। विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं तो विलयन होता है, तो हम कहेंगे तो सबको ही पता है, तो हम कहेंगे नहीं रुको, विलायक का भार निकालना है ना, तो विलायक का भार, ठीक है। तो विलायक का भार आएगा विलयन का भार 1250 ग्राम आया था तुम्हारे पास, माइनस विलेय का भार 175.5 था। सॉल्व कर लो, तो हम कहेंगे लो 50 तो वैसे ही चला गया, 100 भी कम कर दूं, अच्छा 50 तो वैसे ही कम कर दूं तो 1200, 100 और कम कर दूं तो 1100, 25 और कम कर दूं तो 1075 और क्या है 1074.5 है क्या, चेक कर लो यार, रिस्क मत लो है ना। तो 1250 माइनस 175.5, ये 1074.4, तो यही तो लिखा था, ठीक है। तो ओके विलायक का भार आ गया। अब मुझे चाहिए मोललता, तो मोललता क्या थी, तो हम कहेंगे मोललता थी विलेय के मोल, और वो शुरू से ही कह रहा है 3m 3 मोल प्रति लीटर, तो लीटर तो मैंने ठीक है मान लिया, लीटर से तो मैंने भार निकाल दिया है ना। तो विलेय के मोल बटा विलायक का भार, तो विलेय के मोल तो हमारे पास कितने थे, तो हम कहेंगे 3 थे। अब विलायक का भार किलोग्राम्स में होना चाहिए, तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास तो ग्राम्स में है ना, भाई मोललता क्या थी, मोल प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम रखते ना, तुम कह रहे हो नहीं ग्राम्स है, तो फिर 1000 से डिवाइड करो तो 1000 ऊपर आ जाएगा। बस अब छोटी सी बात है मोललता, तो मैं कहूँगी विलेय के मोल तो 3 थे, विलायक का भार 1074.5 था, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से, बस ये आपका आंसर है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो तुम भी करोगे, तो 3000 अपॉन 1074.5,
समझ में आया? परेशानी कहाँ थी तुम्हारे लिए? तुम्हारे को पहले तो एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी कि अगर 3m 3 मोल प्रति लीटर दे रखा है तो विलेय के मोल तो फिक्स कर दो 3 प्रति लीटर, मतलब विलियन का आयतन जो है वो 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब बेटा 3 मोल है तो भार निकाल सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे हाँ, मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है, तो अणुभार को मोलों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, भार आ जाएगा। तो विलेय का भार तो आ ही गया। अब मेरे पास घनत्व भी है, आयतन भी है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व भी है, आयतन भी है, तो द्रव्यमान निकालने को किससे मना किया? तो हम कहेंगे विलियन का भार निकाल दिया। तो तुम्हारे पास विलियन का भार है और जो तुम्हारे पास मोलों की संख्या थी उससे विलेय का भार आ जाएगा। तो विलियन में से विलेय घटा दो। भाई विलेय को पानी में घोलते हैं तो विलियन बनता है ना, तो विलेय को कितने पानी में घोला वो नहीं पता, कितना बना वो पता है। तो 10 ग्राम मैंने घोला, टोटल 100 ग्राम बना, तो 90 में घोला होगा ना। तो सिमिलरली इसमें से माइनस कर दो, विलायक का भार आ जाएगा। अब विलायक का भार आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गेम ओवर है ना। मोललता क्या होगी? मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल तो 3 है, विलायक का भार तुम्हारे पास है ही सही। 1000 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे मोल प्रति किलोग्राम चाहिए, तुम ग्राम्स लिया है तो बदलेगा कौन? तो 1000 से भाग लगा दो, ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं बार बार, है ना। इसलिए डेंसिटी लगा के मोलैरिटी में रिलेशन देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो भूल जाओगे तो, है ना, याद रहेगा तो बहुत दिक्कत ही नहीं है, कर लेना। लेकिन अगर भूल जाओगे तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हाँ मैं इस मेथड से भी कर लूँगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या है हमारे पास? अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी एंड मोलालिटी। देखो आपके पास है मोलरता और मोललता, मोलरता व मोललता, मोलरता व मोललता पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या हुआ भाई? दाब का नहीं, ताप का प्रभाव। दाब तो कांस्टेंट ही रख लेंगे, ठीक है। ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखो लैब में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। मैं नॉर्मल छोटी मोटी रिएक्शन करवाते हो, टेस्ट करवा लेते हो, टाइट्रेशन कर लेते हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तो नॉर्मल ही होता है। चलो जगह अलग अलग हो गई तो आपका ताप तो बदल गया, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स, कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर होता है। अब ताप बदलेगा क्योंकि आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है, ताप बताना है। तो तुम कहोगे देखो ताप बदलूंगा तो सीधी सीधी बातें, चीज़ें फैलती है। कोई द्रव को गर्म करोगे तो फैलेगा, सिकुड़ेगा तो नहीं। भाई वाष्प में बदलना है तो पहले फैलेगा तभी तो वाष्प में बदलेगा। तो आपको बताना है टेम्परेचर बदलता हूँ ना तो वॉल्यूम बदलता है, ताप बढ़ाता हूँ तो आयतन बढ़ता है, ताप घटाता हूँ तो आयतन घटता है। और मोलरता जो है वो मोल प्रति लीटर, वो W/V, शुरू में क्या बताया था? भार आयतन इकाई। तो मोलरता जो है मोलैरिटी कैपिटल M, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ताप बदलता हूँ तो आयतन बदलता है और आयतन बदलता हूँ तो मोलरता बदलती। लेकिन मोललता मस्त है, वो वजन वाली बात। और वजन तो है ना, देखो वजन नहीं वजन तो वजन ही हो, वजन वजन है, चाहे खाओ चाहे मत खाओ फिक्स रहता है, घटता तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे मोलालिटी जो है वो W/W यूनिट है। तो टेम्परेचर से वेट का कोई लेना देना नहीं है। ताप बढ़ाने से, ताप घटाने से वजन नहीं बदलता है। तो मोललता फिक्स है, वो नहीं बदलेगी, लेकिन मोलारिटी बदल जाएगी। लिख लो अपना अपना दुख जो है वो लिख लो, सीधी सी बात है ना। तो हम कहेंगे ठीक है यार, इसमें क्या ही परेशान होना है, छोटी छोटी बातें, मतलब समझ में ही नहीं आता यार, क्या पढ़ाई बना दी इन्होंने। तुम क्या बताओगे? स्थिर नहीं, आप बताओ। चूँकि भाई क्या कर रहा है, चूँकि मोलरता है ना, मोलारिटी, चूँकि मोलरता W/V भार आयतन इकाई है ना, वेट बाय वॉल्यूम, भार आयतन W/V यूनिट है, भार आयतन इकाई है। तो तुम बताओगे अतः स्थिर दाब पर, प्रेशर कांस्टेंट ही रखो, प्रेशर छेड़ना ही क्यों है। तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ने से
आयतन बढ़ता है। बताने की जरूरत थोड़ी, ताप बढ़ाएंगे तो चीजें फैलेंगी ना, तो ताप बढ़ने से आयतन बढ़ता है। ठीक है भाई, बात तो सही है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता ही, ताप बढ़ने से आयतन बढ़ता है। ठीक है, अब क्या करें, जिससे मोलरता, क्योंकि बच्चे मोलरता में अब वॉल्यूम तो नीचे आता है ना, W/V, है ना, तो अंश अपॉन हर में जो चीजें आयतन बढ़ जाएगा, तो ज्यादा का भाग लगाओगे तो आंसर कम होगा। तो तुम बताओगे ताप बढ़ा आयतन बढ़ गया, जिससे मोलरता कैपिटल M, है ना, तुम कहोगे मोलरता क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम ही बढ़ा दूंगा तो प्रति लीटर मोलों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। मान लो कि 1 लीटर में 1 मोल घुला हुआ है, अब तुमको मैं तो ना आयतन बढ़ा देता हूँ, मैं तो 2 लीटर कर देता हूँ, तो भाई मोल तो एक ही था, पहले बेचारा 1 लीटर में 1 मोल घुला हुआ था, अब वही 1 मोल 2 लीटर में घुला हुआ है, तो 1 मोल अब 2 लीटर में घुला हुआ है, मतलब प्रति लीटर तो आधा ही घुला हुआ है। 1 लीटर में 1 था, अब तुमने कहा लीटर 2 कर देता हूँ, तो 2 लीटर में मोल तो एक ही है ना, तो अब मोल प्रति 2 लीटर मतलब आधा मोल प्रति लीटर, ऐसे। तो तुम कहोगे आयतन बढ़ गया तो मोलरता घटती है, बस। तो मोलारिटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, तो बढ़ा के देख लो, ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा, मोलारिटी घट जाएगी, नॉर्मलता भी घटेगी, फॉर्मलता भी घटेगी, क्योंकि वो तीनों W/V थी। लेकिन मोललता तो ये तो मस्त मोला है, इसको कोई फर्क पड़ना नहीं है ना। तो आप बताएंगे परंतु मोललता, मोललता जो है वो W/W यूनिट है। मोललता W/W इकाई है, भार इकाई है ना। तो ताप बदलने से भार तो नहीं बदलेगा, तो फिर मोललता भी नहीं बदलेगी। ठीक है, अतः यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। टेम्परेचर से मोलालिटी का कोई लेना देना नहीं है, यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। बोलो अगर कोई तकलीफ है तो, है कोई तकलीफ? इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, इवन नीट में भी सवाल आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है, तो मोलरता, और नहीं करता है तो मोललता। अब कैसे करता है, क्यों करता है, तो सारे आंसर तो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी फ्री करते करके देखो। 4 ग्राम NaOH दिख रहा है ना, 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया, मोललता ज्ञात करो। क्या ही बच्चों वाले सवाल है। 4 ग्राम NaOH तो मैं कह दूं विलेय का भार, NaOH को घोल रहे हो तो विलेय का भार, तो भाई वो तो 4 ग्राम है। ठीक है, विलेय का अणुभार, NaOH के अणुभार की बात कर रहे हैं, तो विलेय का अणुभार, तो हम कहेंगे ठीक है, विलेय का अणुभार मतलब NaOH का अणुभार, तो भाई Na का भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40 ग्राम प्रति मोल। अब 250 ग्राम जल में घोला गया मतलब विलायक का भार। ठीक है भाई, तो विलायक का भार, तो जल 250 ग्राम है तो विलायक का भार 250 ग्राम। ठीक है, क्या ही पूछा है, मोललता तो कर लोगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, याद है ना, मोललता क्या था, तो तुम कहोगे विलेय का भार 4 ग्राम, विलेय का अणुभार 40 इंटू 1000, क्योंकि विलायक का भार ग्राम्स में, तो इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार ग्रामों में, तो 250 दे रखा है ना। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो, तो देखो 250 और 1000 तो 4 बार कट गया, 4 4 तो वैसे ही कट गया, तो मोललता जो है वो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम है ना, यहाँ 0.4 ही लिख दो बस, स्मॉल m। ठीक है, विलेय कितना है 4, अणुभार कितना है 40, तो 0.1 मोल तो वैसे ही हो गया,
अब 0.1 मोल 250 ग्राम में है, तो 1 किलो में कितना होगा, तो 250 का 4 गुना 1 किलो होता है, तो 0.1 का 4 गुना यानी 0.4 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, कैसे ही कर लो, आंसर तो वही आएगा घूम फिर के। ठीक है, तो अब समझ में आ गया मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है ना, अच्छा मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ, मोल फ्रैक्शन भी बताए थे भाई, नहीं तो फिर अटक जाओगे, है ना। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टर्न पे करा दूंगी जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगी, बाकी मोल फ्रैक्शन ले लेते। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल भिन्न होता क्या है, तो देखो मोल भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे भाई सिंपल सी बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो किसी एक घटक के मोल अपॉन सारे घटकों के मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो विलयन में किसी एक घटक के मोल, है ना, विलयन में किसी एक घटक के मोल, ठीक है, किसी एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के मोल। ठीक है भाई, एक के मोल अपॉन सबके मोल बोला था, तो एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के मोल के अनुपात को, एक घटक के मोल अपॉन सभी घटकों के मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अनुपात को मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं एक के मोल अपॉन सबके मोल, उसको हम मोल भिन्न कहते हैं। अब भाई विलयन में मेरे पास तो दो ही चीज़ें हैं, है ना, मैं कहूँगी भाई मेरे पास एक तो विलेय है और एक विलायक है, तो मान लो विलेय के मोल, तो विलेय के मोल जो है वो मैं मान लेती हूँ स्मॉल n, और मोल निकालना आता है ना भार बटे अणु भार, तो हम कहेंगे ठीक है विलेय ले लो। और दूसरा क्या है विलायक, तो विलायक के जो मोल हैं वो मैं मान लेती हूँ कैपिटल N, तो हम कहेंगे विलेय के मोल स्मॉल n, विलायक के मोल कैपिटल N। मोल भिन्न निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन, तो मान लो मैं तुम्हें कहूँ कैसा करो, विलेय के मोल भिन्न निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें विलेय के मोल ऊपर रखने हैं, कुल मोल क्या करना है, तो हम कहेंगे n+n, उसको नीचे रख दो। तो ऐसे तो मैं तुम्हें कहूँ कि विलायक के मोल भिन्न निकालो, तो निकाल दो, विलायक के मोल भिन्न निकालने, तो विलायक के मोल ऊपर रख दो, टोटल मोल नीचे रख दो। ठीक है, अब दोनों के जोड़ लो मोल भिन्न, तो भाई परसेंटेज जुड़वाते हैं क्या, भाई अगर मेरे पास 70% हिस्सा है तो तुम कहोगे 30% बचा हुआ, और मेरे पास अगर 30% है तो बचा हुआ 70%। सिमिलरली मोल भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, तो टुकड़ा तो एक का ही होता है ना भाई, एक का आधा हिस्सा आया, पौना हिस्सा आया, 1/4 आया, तो आपको ये बताना है x विलेय प्लस x विलायक कितना है, x विलेय और x विलायक कितना है, तो हम ठीक है भाई x विलेय तो n अपॉन n+n है, और x विलायक कैपिटल N अपॉन n+n है, और एलसीएम ले लूँगा तो n+n नीचे आ जाएगा और n+n ऊपर आ जाएगा, यानी 1 बनेगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात बता दो कि भाई x विलेय प्लस x विलायक फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, तो ये सॉल्व किया हुआ है, देख लो, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब ये फार्मूला तो है ही, अब न्यूमेरिकल आए तो क्या ही दिक्कत है, मोल तो सीखा ही है ना, डे 1 से मोल ही तो सीख रहे हैं, भार बटे अणु भार, तो मोल निकाल देना, फिर एक के मोल ऊपर रख देना, टोटल मोल नीचे रख देना। क्लास 12th के भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, अभी तक हो तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, और कोई डाउट हो तो लिख देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, सॉल्व करवा दूंगी। क्लियर, तो लाइक कर देना भाई, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना। अब ऐसे नहीं उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो मैंने भी इतनी मेहनत की है, थोड़े लाइक्स बढ़ जाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, और अच्छे से पढ़ाते और अच्छे से पढ़ाते, है ना। हर एज में मोटिवेशन चाहिए होता है। 100 साल का आदमी हो जाए ना, तभी उसको बोलोगे और दादाजी थोड़ा तेज तो दादाजी दौड़ लेंगे। सबको मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आपका कुछ जा ही नहीं रहा है तो आप कर ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, है ना, अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मैडम मज़ा आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।